हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस माइंड्स अ वे टू बिकम जीनियस। हम लोग महेश वर्णवाल का वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कर रहे थे और उसमें हमने द यूनिवर्स चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने बिग बैंग थ्योरी, हिग्स बोसोन, गैलेक्सीज एंड स्टार टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज एंड लाइफ साइकिल ऑफ स्टार देखेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल द जीनियस माइंड ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप के बारे में, जो कि इंडिया में और एशिया का ये सबसे बड़ा सोलर टेलीस्कोप है, जो जिसको 2015 में शुरू किया गया था फतेह सागर सोलर ऑब्जर्वेटरी, उदयपुर, राजस्थान में। ये क्या करता है, जो सोलर ब्लास्ट होते हैं, सोलर विंड जो निकलते हैं, उसके बारे में बताता है हम लोग को। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट होता है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। 500 मीटर का इसका डायमीटर है, उसी पर इसका नाम फास्ट रखा गया है। ये चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है और ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है। ठीक है, नासा का जो केपलर टेलीस्कोप था उससे भी ज़्यादा बड़ा है। इनका हम लोग इमेज देखेंगे, फिर हम लोग टाइप ऑफ गैलेक्सीज शुरू करेंगे। ये मास्टर है मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप, एशिया का सबसे बड़ा सोलर टेलीस्कोप, जो कि उदयपुर, राजस्थान में है। नेक्स्ट आपका ये फास्ट रहा, ये चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है। 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप है ये। इसको 2020 में ही शुरू किया गया, जनवरी में, बट अभी फॉरेन एंट्री नहीं है। फॉरेन साइंटिस्ट लोग यहाँ पे काम करने नहीं आते हैं, सिर्फ चाइनीज साइंटिस्ट लोग आते हैं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज देखते हैं। टाइप्स ऑफ गैलेक्सी में बेसिकली 3 टाइप होते हैं। एक होता है स्पाइरल, एक होता है एलिप्टिकल और एक इरेगुलर। स्पाइरल आप देख सकते हैं स्पाइरल शेप का रहता है, ओके। और इलिप्टिकल आपका अंडाकार होता है, अंडा के शेप का। और एक अदर टाइप होता है इसका जो बीच में रहता है, स्पाइरल एंड इलिप्टिकल का बीच वाला फेज़ को लेंटिकुलर गैलेक्सी बोलते हैं। उसका भी इमेज देखेंगे हम लोग। ये एक तरह का स्पाइरल गैलेक्सी है, आपको ये दिख रहा है, ये एक तरह का स्पाइरल गैलेक्सी है, बट बीच में आपको एक बार टाइप का ग्रुप दिख रहा है, स्टार्स का एक बार टाइप का ग्रुप दिख रहा है, इसलिए इसको बार्ड स्फेरिकल गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी एक टाइप में गिना जाता है। आप देख सकते हैं जैसे ये स्पाइरल है, ये बार्ड स्पाइरल है, इलिप्टिकल, इरेगुलर, लेंटिकुलर। ठीक है, ये बीच का फेज़ है, स्पाइरल एंड इलिप्टिकल का बीच का फेज़। और ये पेक्यूलियर टाइप का है, एकदम डिफरेंट। इरेगुलर में कोई शेप नहीं होता है। तो हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले है इलिप्टिकल गैलेक्सी। इलिप्टिकल गैलेक्सी एस्फेरॉइड होता है, एलोंगेटेड शेप का दिखता है, अंडाकार। ठीक है, और ये ओल्डर है, मतलब सबसे पुराना गैलेक्सी यही है। और इसमें जो स्टार्स होते हैं वो लोअर मास के होते हैं, क्योंकि इसमें जो गैस और डस्ट क्लाउड्स जो होते हैं, नेबुला, वो कम होते हैं। और यहाँ पे न्यू स्टार का फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होता है। और स्पाइरल टाइप के जो गैलेक्सीज होते हैं वो सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और स्पाइरल ही बाद में पर लेंटिकुलर बनते हैं और फिर लेंटिकुलर से इलिप्टिकल बनते हैं। आगे देखते हैं, ये एक मीजनर 87 है, मेसियर 87 एग्जाम्पल है इलिप्टिकल गैलेक्सी का। स्पाइरल गैलेक्सी मोस्ट कॉमन है। मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है। पहले ये ऑब्जर्वेशन था एक स्पाइरल है, बट फर्दर हम लोग को पता चलता है कि ये बार्ड स्पाइरल है। इसमें एक छोटा सा बार टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, तो याद रखिएगा मिल्की वे क्या है, बार्ड स्पाइरल है। एंड्रोमेडा एक स्पाइरल गैलेक्सी है। स्पाइरल आर लार्ज रोटेटिंग डिस्क ऑफ स्टार एंड नेबुला सराउंडेड बाई सेल ऑफ डार्क मैटर। डार्क मैटर तो हर जगह है, उससे सराउंडेड रहता है, डिस्क टाइप का दिखता है। आप देखिए स्पाइरल शेप कैसा है। ठीक है, इमेज में देखा ही हम लोगों ने। ठीक है, स्पाइरल शेप का है और चारों तरफ डार्क मैटर्स है। बार्ड स्पाइरल, बीच में क्या रहेगा, स्टार का एक बार टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो इसको बार्ड स्पाइरल बोलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था गैलेक्सीज कैसे दिखते हैं टेलीस्कोप से देखने पे, तो वो वीडियो आप जरूर वॉच करिएगा अगर नहीं देखा है आपने तो। इरेगुलर गैलेक्सी, नाम से पता चलता है कि इसका कोई शेप नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए आपके पास स्मॉल मैगलेनिक क्लाउड है, ये एक गैलेक्सी है जो कि इरेगुलर है। तो बस इतना ही था इसमें, तो इसको अच्छा से एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ स्टार।
लाइफ साइकिल ऑफ स्टार कहाँ से शुरू होगा? सबसे पहले नेबुला होगा, नेबुला से स्टार बनता है, आपको पता है। और जो नेबुला स्टार बनाता है उसको हम लोग स्टेलर नेबुला बोलते हैं। स्टेलर स्टार से निकला स्टेलर नेबुला। सॉरी, मैं बोल रहा था क्या होता है स्टेलर न्यूक्लियर जो सॉरी स्टेलर नेबुला जो होता है ड्यू टू गैलेक्सीज का रोटेशन, ठीक है, रोटेशन ऑफ गैलेक्सीज क्या होगा, वो सब सामने आता है, डस्ट सामने आता है, फिर उसमें ग्रेविटेशन बढ़ता है और इस ग्रेविटेशंस की वजह से वो कम्पैक्ट होता है, कम्पैक्ट मास बनता है और धीरे धीरे उसका कोर का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। कोर का टेम्परेचर जब 10⁶ केल्विन हो जाता है तब उसमें न्यूक्लियर फ्यूज़न स्टार्ट होता है। न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम एटम बनाते हैं और कुछ अमाउंट ऑफ मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, E = mc² के इक्वेशन के अनुसार, ठीक है। तो c का स्क्वायर है यानी स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, तो समझ सकते हैं छोटा सा मास ही बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और यहीं से जैसे ही न्यूक्लियर फ्यूज़न स्टार्ट हुआ अब उसको गैस के बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार बोलेंगे और ये मेन सीक्वेंस स्टार कहलाता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, अब आपका स्टार में दो फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेविटी क्या करता है, क्या करना चाहता है, स्टार को बहुत छोटा करना चाहता है और जो न्यूक्लियर फ्यूज़न से हीट रिलीज़ हो रहा है वो क्या करना चाहता है, स्टार को फैलाना चाहता है, बड़ा करना चाहता है, ठीक है। तो ये दो फोर्स काम करते हैं, ग्रेविटी और फ्यूज़न, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो फिर कुछ समय के बाद टाइम पास होता है, लगभग मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद मेन सीक्वेंस का जो कोर में हाइड्रोजन है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब अब फ्यूज़न नहीं हो पा रहा, बहुत कम हो चुका है हाइड्रोजन एटम। तो अब हीलियम ज़्यादा है, ज़्यादा फ्यूल नहीं है, फ्यूज़न नहीं हो रहा है, टेम्परेचर रिलीज़ नहीं हो रहा है, तो ग्रेविटी जीत जाता है, ठीक है। ग्रेविटी विन द फाइट और फिर वो जो कोर होता है वो बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। बट जो आउटर लेयर है वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूज़न अभी भी हो रहा है, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है और उसके वजह से क्या होता है, जो आउटर लेयर है वो बहुत ज़्यादा ही फैल जाता है और इसको हम लोग रेड जाइंट बोलते हैं, क्योंकि जब से वो फैलता है तब उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। और आपको पता है टेम्परेचर कम किसका होता है, रेड कलर का, ठीक है। ब्लू का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, जो चीज़ जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है वो ब्लू कलर का दिखता है और जिसका कम रहता है टेम्परेचर वो रेड फ्लेम, आपने पढ़ा ही होगा इसको, रेड फ्लेम और ब्लू फ्लेम के बारे में। तो ये कैसे हुआ, ये सारा इम्बैलेंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। फ्यूज़न और ग्रेविटेशन फोर्सेस इम्बैलेंस हो जाते हैं, इसके वजह से रेड जाइंट बनता है। रेड जाइंट बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जैसे हम लोग का जब सन एक रेड जाइंट बनेगा तब आपका अर्थ तक का, अर्थ मार्स सबको वो कवर कर लेगा, मतलब अर्थ मार्स सब सन में मिल जाएंगे। तो रेड जाइंट इतना बड़ा हो जाता है। यहाँ तक सारे स्टार का जो लाइफ साइकिल है यहाँ तक सेम रहता है, बट यहाँ से डिफरेंस आएगा। वैसे स्टार्स जो हमारे जो सन है उसी के अप्रॉक्स मास के हैं या फिर 2-3 टाइम्स ज़्यादा हैं, उस तरह के स्टार हो जाएंगे। और एक स्टार्स होंगे जो 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज़्यादा है हमारे सन से, ठीक है, सन के मास से, तो उनमें अलग होगा। और जो हमारे सन लाइक स्टार्स हैं उसको पहले देख लेते हैं, उनमें क्या होगा। तो वो रेड जाइंट बनेंगे, उसके बाद वो प्लानिटरी नेबुला बनते हैं। जो तो आपका कोर है, कोर और ज़्यादा कंप्रेस होता है ग्रेविटी की वजह से, और ज़्यादा सिकुड़ता है और हीलियम भी फ्यूज़ करके कार्बन बना देता है और फिर और जो बाहर आउटर लेयर है वो डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है पूरा स्पेस में और प्लानिटरी नेबुला बना जाते हैं। और जो कोर होता है वो कोर किस में चेंज हो जाएगा, वाइट ड्वार्फ में चेंज हो जाएगा और फिर धीरे धीरे वो कूल डाउन होते होते ब्लैक ड्वार्फ स्टार बन जाएगा, ओके। और सेकंड टाइप के जो स्टार आते हैं जिनका मास बहुत ज़्यादा है, उनमें भी दो तरह का फेनोमेना होता है। एक होता है या तो वो चेंज हो जाएंगे न्यूट्रॉन स्टार में या फिर ब्लैक होल बनाएंगे, ठीक है। ब्लैक होल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्टार का मास होना चाहिए और न्यूट्रॉन स्टार इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट मास। चलिए देख लेते हैं इसको भी हम लोग। तो अच्छे से समझिएगा, जैसे आपका वाइट ड्वार्फ जो बना यहाँ पे, रेड जाइंट कन्वर्ट हुआ वाइट ड्वार्फ में। ये वाइट ड्वार्फ कितना बड़ा होता है, अर्थ के साइज़ का होता है, मतलब जो कोर था, कोर में जितना था वो अर्थ के साइज़ का
बनता है अगर वो अर्थ के साइज़ का ना बनकर 1.4 टाइम्स ऑफ सन का मास, ठीक है, सन का मास का 1.4 टाइम्स बड़ा बनता है ये वाइट ड्वार्फ, तब क्या होता, तब आपका उसका ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होता, ठीक है। और उस ग्रेविटी की वजह से जो हीलियम, वाइट ड्वार्फ में हम लोगों ने देखा था हीलियम मर्ज करके क्या बन गया था, हीलियम हीलियम में फ्यूज़न होकर वो लास्ट में कार्बन तक रुक जाता है। बट इस केस में क्या हुआ, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो बड़ा है, ठीक है, लगभग सन का 1.4 टाइम्स मास के बराबर है, तो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा रहता है जिसकी वजह से कार्बन भी फ्यूज़न होता है, उसमें भी और फ्यूज़न होता है और हाइयर मासेस एलिमेंट्स बनता है और लास्ट कहाँ तक पहुँचता है, आयरन तक, ठीक है। आयरन का न्यूक्ली बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, बट ये ग्रेविटी क्या करना चाहता है, उसको क्रश करके और छोटा करना चाहता है, ठीक है। सब क्रश होने ही वाले रहता है बट न्यूक्ली का जो रिपल्सिव फोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अचानक से एक शॉकवेव जनरेट होता है क्योंकि न्यूक्ली का रिपल्सिव फोर्स क्या होता है, जो ग्रेविटी का पावर है उससे जीत जाता है और ये शॉकवेव पूरा ट्रैवल करता है और जो आउटर लेयर्स हैं, और इसी शॉकवेव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर नोवा बोलते हैं, ठीक है। सुपर नोवा कैसे हो रहा है आप समझ रहे हैं, ठीक है। अचानक कोई चीज़ कंट्रैक्ट कर रहा है, कंट्रैक्ट करते गया और इस आयरन को भी वो कन्वर्ट करना चाहता था हायर मेटल में, हायर एलिमेंट से, बट नहीं होता और फिर वो फैलता है, अचानक से फिर फैलता है और एक शॉकवेव क्रिएट होता है। ये शॉकवेव जो रहता है इसका एनर्जी जो आउटर लेयर्स का गैसेस था उसको हीटअप करता है और वहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बनते हैं और जितने भी आयरन से हायर एलिमेंट्स हैं, हायर मास के एलिमेंट्स, वो भी सुपरनोवा से ही बनते हैं, ठीक है। तो जितने भी आयरन से ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं सब सुपरनोवा के वजह से ही बने हैं, तो अर्थ भी एक कभी सुपरनोवा से ही बना पार्ट होगा अर्थ भी, क्योंकि अर्थ पे आयरन से ऊपर वाले भी एलिमेंट्स मिलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, ये 1.4 अगर आपका जो वाइट ड्वार्फ बनता है वो 1.4 से लेके 3 मास ऑफ सन के बराबर है, तब वो किस में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार याद रखिएगा, न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होगा और इस 1.4 के लिमिट को ही हम लोग चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं। चंद्रशेखर इंडियन साइंटिस्ट थे। आगे देखते हैं हम लोग, न्यूट्रॉन स्टार अगर रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है तो उसको पल्सर बोलते हैं। इसको न्यूट्रॉन स्टार क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है कि ये लोग मर्ज करके न्यूट्रॉन बना देते हैं, ठीक है। तो ये एक न्यूट्रल मास होता है, इसलिए इसको न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। अब क्या होगा अगर आपका 3 से ज़्यादा है, अगर जो वाइट ड्वार्फ बना है उसका मास जो है सन के मास का 3 टाइम्स से ज़्यादा है, तब क्या होगा, तब ग्रेविटी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब कोलैप्स कर जाएंगे, ग्रेविटी पूरी तरह से सबको छोटा करते करते इतना छोटा हो जाए कि एक गायब ही हो जाएगा वो, ठीक है। और एक सिंगुलरिटी बनेगा, मतलब वॉइड बन जाएगा, कुछ रहा ही नहीं, ग्रेविटी की वजह से वो इतना सिकुड़ गया कि अब दिख भी नहीं रहा, ठीक है। तो उसी को हम लोग ब्लैक होल बोलते हैं, ठीक है। वो इन्फिनाइट स्मॉल होता है जिसका पता ही नहीं चलता है और वो इतना ज़्यादा उसका ग्रेविटी रहता है, मतलब समझ रहे हैं आप, आपका सोलर सिस्टम का 3 टाइम्स से ज़्यादा मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो गया तो उसका ग्रेविटी कितना ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ से जो लाइट का रेज होता है वो भी उसमें उसका ग्रेविटी से बाहर नहीं निकल पाता है, अगर कोई लाइट जाता है तो उसी में रह जाता है। इसलिए हम लोग ब्लैक होल को देख नहीं पाते क्योंकि उससे लाइट आता ही नहीं है और हम लोग तभी देख पाएंगे जब लाइट कोई चीज़ से रिफ्लेक्ट करके आता है तभी दिखता है। तो हम लोग बस उसको ऑब्जर्व करते हैं आसपास का एरिया से, समझते हैं कि यहाँ कोई ब्लैक होल होगा, ठीक है। हम लोग ब्लैक होल को देख नहीं सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, ये आपको दिखाया जा रहा है M87 क्या है, M87 एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो कि आपका गारगेंचुअन इलिप्टिकल गैलेक्सी में है, इलिप्टिकल गैलेक्सी मेजर 87 में है। इसको किससे देखा गया था, इवेंट होरिजन टेलीस्कोप से फाउंड किया गया था, कब, 2019 में। जॉन व्हीलर जो है वही ब्लैक होल का थ्योरी को बनाया है, प्रोफाउंड किया है। और रॉक ब्लैक होल क्या होता है, वो आपका एक से ग्रुप ऑफ ब्लैक होल्स को हम लोग रॉक
ब्लैक होल बोलते हैं। ये सब कुछ वर्ड्स हैं जिसको आप याद रख सकते हैं। अब कुछ और देख लेते हैं हम लोग इसमें। चलिए एक बार और इमेज से समझ लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। ठीक है, सबसे पहले स्टेलर नेबुला है। यहाँ पे स्टेलर नेबुला है, एक एवरेज स्टार है और एक मैसिव स्टार, बहुत बड़ा स्टार है। रेड जेंट में दोनों कन्वर्ट हुआ, इसको सुपर रेड जेंट बोल रहे हैं। फिर यहाँ से क्या होता है, प्लैनेटरी नेबुला बनता है। ठीक है, कोर क्या बन जाएगा उसका, वाइट ड्वार्फ बन जाएगा, और जो बाहर का आउटर लेयर है वो सब डिस्पर्स हो जाएगा स्पेस में, जो कि फर्दर कोई स्टार या फिर कुछ बनाएगा। और सुपरनोवा, सुपरनोवा कब होगा, जब बहुत ज़्यादा कोर छोटा हो जाता है। ठीक है, कोर छोटा होता है और शॉकवेव क्रिएट होता है उसी को। ये जो टोटल चीज़ हो रहा है ना, मात्र 15 से 20 सेकंड में टोटल चीज़ हो जाता है, इसलिए इतना बड़ा शॉकवेव क्रिएट होता है और इसे सुपरनोवा बोलते हैं। और वो अब न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या फिर ब्लैक होल बनेगा, दोनों में से कोई एक चीज़ बनता है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ मास जो है 1.4 टाइम्स, ये किसका होता है, 1.4 टाइम्स ये मास यहाँ पे वाइट ड्वार्फ के केस में। ठीक है, इस केस में नहीं। ठीक है, यहाँ पे सन से अगर कोई 1.4 मास टाइम्स अभी मतलब इस टाइम पे है तो वो ज़्यादा उससे मतलब नहीं है। ठीक है, कब आपका उसका मास कितना रहना चाहिए, 1.4 टाइम्स सन का, जब वो वाइट ड्वार्फ बना है तब। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर कोई अभी कोई स्टार है जो 1.4 टाइम्स है मास सन का तो वो ब्लैक होल या फिर न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, तो ऐसा नहीं है। कब, अगर वाइट ड्वार्फ बनने का केस में तब उसका मास होना चाहिए 1.4 से ज़्यादा, 3 का बीच में रहेगा तो 1.4 से 3 तो न्यूट्रॉन स्टार, और 3 से भी ऊपर रहेगा तो ब्लैक होल। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।